हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुग़लों के इतिहास के बारे में। मुग़ल साम्राज्य जो है वो भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मध्य एशिया से आए मंगोल राजवंश के थे बाबर, जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टी या जो मुग़ल राजवंश था उनकी उसने नींव रखी, उसके ये फाउंडर थे। और इन्हें भारत जो है, इंडिया हमारा इतना पसंद आया कि इन्होंने 300 साल तक यहाँ पर राज किया। तो इस वीडियो में हम मुग़ल डायनेस्टी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो जो है एक स्टोरी फॉर्म में हम बनाएं, ताकि सारे इवेंट्स जो हैं वो अच्छे से आपको याद रहें, आप उसको कोरिलेट कर सकें। थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो सकती है, पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर जंप कर सकते हैं उन टाइम स्टैम्प की हेल्प से। तो बिना किसी देरी के हम सीधे चलते हैं 16वीं शताब्दी की ओर, जब 16th सेंचुरी की ओर, जहाँ पर जब भारत में, इंडिया में मुस्लिम सुल्तान लोदी, जो कि अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, अफ़गानिस्तान का मूल था उनका उनका राज था। पर वो उनका जो राज था थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, उनकी जो ग्रिप थी इंडिया पे वो कमज़ोर पड़ रही थी। जब सुल्तान जो थे उस टाइम पे वो थे इब्राहिम लोदी। जहाँ दिल्ली में ये सिचुएशन थी, वहाँ पर पड़ोसी अगर हम बात करें मुल्क की, काबुल, तो वहाँ पर बाबर, जो कि आगे जाके जिन्होंने इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी थी, उनका राज था वहाँ पर, उन्होंने काबुल को जीत लिया था। तो बाबर जो थे वो बेसिकली एक नोमैडिक ट्राइब के सदस्य थे, एक उनका एक ट्राइब का हिस्सा थे। तो हमेशा ये जो है इनका रहन सहन जो था वो बिल्कुल ट्राइब, जिसे हम लोग कबीला कहते हैं, उसके ये सदस्य थे, चांगताई कबीले के ये सदस्य थे। तो इनका जो रहन सहन था बाबर का, वो भी बिल्कुल वैसा ही था। और जो मुग़ल राजवंश हम लोग बात करते हैं तो ये चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे। तो बाबर, जिनका जन्म जो है फरवरी 1483 में हुआ था, ये चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो पूरी की पूरी चंगेज़ खान और तैमूर के ही हेरिडिटरी में ये इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से अगर हम आपको और स्पेसिफिकली बताएं तो बाबर जो थे वो तैमूर के ग्रेट 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 ग्रैंडसन थे। तो ऐसे जो है इनकी 3 ग्रेट लगेंगे ग्रैंडसन के आगे। तो इस तरीके का जो था इनका रिलेशन था तैमूर से। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1504 में जब बाबर ने काबुल, अफ़गानिस्तान पर जीत हासिल कर ली थी, तो वो काफ़ी ऑलरेडी वो काफ़ी वॉर, काफ़ी युद्ध वो लड़ चुके थे, उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। तो काबुल को चलाने के लिए उन्हें चाहिए था पैसा। तो इसीलिए उन्होंने आसपास की जो कंट्रीज़ थी, आसपास के राज्यों को उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि कहाँ से वो वेल्थ, धन जो है वो लूट के ले जा सकते हैं और काबुल को चला सकते हैं। तो उस टाइम पर उनकी जो नज़र है वो पड़ी इंडिया पर, हमारी सोने की चिड़िया जिसे उस टाइम पर कहा जाता था। तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं जब बाबर जो है पैसा लूटने आए थे, तो उसे हम 1526 का इनका जो अटैक हम मानेंगे सबसे ये सक्सेसफुल अटैक था। तो हम जबकि बात कर रहे हैं 1526 की, जब बाबर आए थे इंडिया। इसके पहले भी कई बार बाबर इंडिया पर इनके अटैक कर चुके हैं, पर इनका जो सबसे सक्सेसफुल अटैक था जब ये इंडिया के अंदर बिल्कुल घुस गए, तो वो था 1526 का। इस समय पर जो इंडस गंगा प्लेन था और जो राजपूताना, जिसके अंदर 3 स्टेट्स आते थे, एमपी, राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर इब्राहिम लोदी जो थे उनका राज था। जो लोदी डायनेस्टी के जो रूलर थे इब्राहिम लोदी, उनका राज था 1526 में। तो बाबर को ये पता था कि अगर उन्हें इंडिया को लूटना था तो उन्हें जो है इब्राहिम लोदी, जो कि काफ़ी अच्छे रूलर थे उस टाइम के, तो उनको उन्हें हराना होता। और उसी के साथ जो है काफ़ी जो छोटे छोटे राज्य थे, जो काफ़ी राजपूत स्टेट्स थे, उनको भी बाबर को हराना पड़ता। तो ये ठान कर ही बाबर जो है इंडिया आए थे। और सबसे पहली जो लड़ाई बाबर ने करी थी इंडिया आने के बाद, वो थी इब्राहिम लोदी के साथ, और वो थी बैटल ऑफ पानीपत। तो ये देखते हैं कि इसका जो माहौल है बैटल ऑफ पानीपत का, वो किस तरीके से बना। कि जब बाबर जो है इंडिया पर अटैक करने आ रहे थे, तब उन्होंने अपना कुछ षड्यंत्र रच के, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो थी बाबर की बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी उनकी स्ट्रैटेजीज़, तो वो उन्होंने मना के, उन्होंने इब्राहिम लोदी को जो है जानबूझकर पानीपत उन्होंने बुलाया। जब बाबर इंडिया आए थे तब ऑलरेडी वो 43 ईयर्स के थे। 1483 में उनका जन्म हुआ था, और इंडिया जब वो आए थे तब था ये, जो हम बैटल ऑफ पानीपत की जो बात करते हैं वो थी 1526 में।
तो बाबर जो है तब 43 ईयर्स के थे और बाबर को बचपन से ही बहुत ही अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो मिलती रही थी। उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती थी, जो मिलिट्री फॉर्मेशंस होते थे, वो बहुत ही तगड़े किस्म के होते थे और उनको हराना बहुत मुश्किल होता था। और साथ ही में उनके पास जो बहुत ही मॉडर्न वेपन्स उस समय के होते थे। आगे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन सब जितने भी ये मॉडर्न वेपन्स थे और अपनी जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी उसका इस्तेमाल उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में किया। तो जैसे ही बाबर आने लगे दिल्ली की ओर, पानीपत में वो इब्राहिम लोदी से मिले, मतलब वहाँ पर उनका आमना सामना हुआ, उनका युद्ध हुआ। लोदी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की ताकि वो इंडिया के अंदर ना आ सके। तो यहीं पे यही जो कोशिश का जो युद्ध था उसको कहा गया था बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ कहानी ये है कि इब्राहिम लोदी जो थे उनके पास करीबन 1 लाख की फ़ौज थी और 1000 लड़ाकू हाथी थे, पर बाबर जो थे उनके पास में केवल 20,000 की सेना थी। तो बाबर के पास बहुत ही छोटी सेना थी, लेकिन बाबर के पास गन पाउडर, फायर आर्म्स और जो फील्ड आर्टिलरी जो होती है उसका बहुत ही अच्छा, इनका जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी वो बहुत अच्छी थी। और जो इनकी सेना थी उसका संरक्षण जो था, जो इसका फॉर्मेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था बाबर की सेना का। तो बाबर ने बहुत ही अपनी कुशलता से जो है ये बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जीत लिया था। हम बैटल ऑफ पानीपत और अलग अलग जो बैटल्स हैं उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर किसी भी युद्ध के बारे में आपको जो है डिटेल चाहिए, तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो लोदी की सेना जो थी उनको फंसा दिया था बाबर ने। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने कैसे उनको फंसाया, तो उन्होंने तो जिस तरीके से हम महाभारत में देखते हैं कि चक्रव्यूह की जो संरचना होती है, तो उसी प्रकार जो है पानीपत की लड़ाई में बाबर ने तुलगुमा करके एक जो कंस्ट्रक्शन होता है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है, उसका उन्होंने यूज़ किया था। और इसी कारण से इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना होने के कारण वो हार गए थे। एक और इंसिडेंट इससे जुड़ा हुआ है, ये है कि इतने सारे जो हाथी थे लोदी के पास, तो वो ही उनकी हार का कारण बन गए थे, क्योंकि उस समय बाबर के पास बहुत ही बड़ी तोपें थीं, जो जब उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उस तोप का इस्तेमाल किया और हाथी जो थे वो उस तोप की आवाज़ से इतना डर गए कि वो अपनी ही सेना पे उन्होंने कुचल दिया था अपनी ही सेना को। तो ये एक और कारण था कि जिसके कारण लोदी की जो सेना थी वो हार गई थी। इस समय बाबर भारत आए थे, लोदी को काफ़ी जो राजपूत राजा थे वो बिल्कुल उन्हें नापसंद करते थे। उनमें से एक जो थे वो थे राणा सांगा। तो राणा सांगा जो थे मेवाड़ के राजा थे और इन्होंने पहले, राणा सांगा ने बाबर का जो है साथ देने का इन्होंने डिसाइड किया था, पर तब उन्हें ये नहीं पता था कि बाबर जो है वो यहीं पर रह जाएंगे। ये पहले बात ये तय हुई थी कि बाबर जो है अपना धन लेके इंडिया से चले जाएंगे, उनका यहाँ पे रुकने का कोई भी विचार नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था। पर जैसे ही बाबर ने ये देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर हम इंडिया का सुल्तान जो है वो बनकर वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए वो यहीं रह गए। और ये सुनकर जो है वो राणा सांगा जो थे मेवाड़ के, उन्हें बहुत ही बिल्कुल ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। तो इसीलिए 1526 जो कि बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके जस्ट 1 साल बाद जो है 1527 में राजस्थान में एक भरतपुर करके जगह है, उसके पास खनवा में जो है बैटल ऑफ खानवा हुई। इसमें जो राजपूत राजा थे राणा सांगा, उनका जो साथ था वो दिया था अफगान्स ने, क्योंकि अफगान जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए थे बाबर से, क्योंकि उन्होंने काबुल पर कब्जा करके रखा था। इधर उन्होंने लोदी जो थे, जो कि अफगान का उनके पास हेरिटेज था, उनका अफगान का जो वंश थे वो, तो उनको भी हराया था। इसीलिए अफगान्स ऑलरेडी जो है इनसे चिढ़े हुए थे। तो राजपूत राजा जो है राणा सांगा, उनके साथ मिलकर अफगान्स वो दोनों एक साइड थे और बाबर जो थे उनके अगेंस्ट इन्होंने एक युद्ध किया, युद्ध ऑफ खानवा जो है बैटल ऑफ खानवा 1527। तो राणा सांगा जो थे वो भी काफ़ी पावरफुल किंग थे, बट फिर भी जो बैटल ऑफ खानवा थी वो हार गए थे राणा सांगा। तो जीत जो हुई थी बैटल ऑफ खानवा में वो हुई थी बाबर की। तो हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि बाबर का जो है बैटल ऑफ खानवा में जीतने का कारण जो था
वो ये था कि उनके जो मॉडर्न वेपन्स थे वो उनका कारण था, क्योंकि बहुत इनके पास अच्छे मॉडर्न वेपन्स थे। बाबर जो है एक बार फिर जीत गए थे और अब वो भारत के जो है वो बिल्कुल बादशाह बन गए थे। बाबर जो है बादशाह जो है बन गए, उनका पूरा इंडिया को उन्होंने कैप्चर तो कर ही लिया था, पर वे ज़्यादा दिन तक राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए, वो ज़्यादा दिन तक जो है शासन नहीं कर पाए। 47 की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1530 में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह वे जब भारत आए थे तो उसके बाद से लेके 1530 तक, मतलब 4 साल, 1526 से लेके 1530 तक ही उन्होंने रूल कर पाए, और 4 साल सिर्फ उन्होंने राज किया। बहुत कम समय तक उन्होंने राज किया। पहले हम आपको बता चुके हैं कि 43 की एज में आए थे और 47 तक उन्होंने रूल किया था। तो बाबर ने जो है अपनी सारी जो जीवन की कथा है बाबरनामा के रूप में है, अकाउंट में है इनका बाबरनामा के फॉर्म में, तो इसमें ये सारी जो है बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं मुग़ल डायनेस्टी के सेकंड एम्परर की तरफ, जो कि है हुमायूं। तो 1508 में जब बाबर काबुल में थे तो उनके बेटे हुमायूं का जन्म हुआ था। हालांकि तब जो है बाबर की जो हालत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो काबुल के लिए पैसा जोड़ने में लगे हुए थे। वो इस स्थिति में थे कि वो सोच रहे थे कि किस कंट्री पर या किस रीजन पर हम लोग अटैक करें जिससे हमें काबुल को चलाने के लिए थोड़ा पैसा मिल जाए। तो ये स्थिति थी जब हुमायूं का जो है जन्म हुआ था। और हुमायूं के जो थे और उनके 3 बेटे भी, 3 भाई भी थे उनके, मतलब बाबर के और 3 पुत्र भी थे। वैसे तो इनके 6 पुत्र थे, पर जो इनका हम लोग हिस्ट्री में जब मेंशन करते हैं तो हम 4 पुत्रों की बात करते हैं। एक तो आ जाएगा हुमायूं, दूसरा है कामरा मिर्ज़ा, हिंदल मिर्ज़ा और अक्सारी मिर्ज़ा। तो ये 4 पुत्रों की हम बात करते हैं। तो जो मेन इनके जो राजा बने, जो नेक्स्ट हम लोगों के सेकंड मुग़ल एम्परर बने, वो बने थे हुमायूं, और ये इनके 3 भाई। अपने पिता बाबर की मृत्यु होने के बाद जो है दिसंबर 1530 में हुमायूं को भारत के जितने भी मुग़ल क्षेत्र थे उनका राजा बना दिया गया था, उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया गया था। तो पहले जब हुमायूं जो थे छोटे थे तभी उन्होंने जो है बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा और इसके अलावा भी जो 2-3 बैटल्स जो हैं जो बाबर ने लड़ी थी उसमें हुमायूं ने उनका साथ दिया था। वो सीखे थे हुमायूं काफ़ी, तो इसीलिए उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी, उनको जो वॉर फ्रंट पे जो भी उनका नॉलेज था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 साल के हुमायूं जो थे वो एकदम अनुभवहीन थे। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कि राज्य कैसे चलाना है उस तरीके से उनको जो है नॉलेज काफ़ी कम थी कंपैरेटिवली, जितनी होनी चाहिए। खजाना जो है इनका खाली हो चुका था, क्योंकि बाबर ने काफ़ी लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी थी और सिर्फ 4 साल ही राज्य किया था, तो इतना वो पैसा जो है जमा। और हुमायूं जो थे इनके स्वभाव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हुमायूं जो थे वो बहुत ही उदार स्वभाव के थे, बहुत ही जनरस थे। और इनके जो भाई थे हमेशा इन्हें राजगद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए हमेशा परेशान करते रहे। आगे चल के हम इसका थोड़ा और डिटेल भी देखेंगे। तो हुमायूं को उनके जो शांतिपूर्ण स्वभाव, हम लोग कह सकते हैं कि जो पीसफुल उनका एक नेचर था, उसके लिए इन्हें परफेक्ट मैन या इंसाने कामिल जो टाइटल था वो इन्हें मिला हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी जो अपनी जायदाद थी, अपने काफ़ी जो क्षेत्र जो मुग़ल एम्पायर के अंडर थे उस टाइम पे, वो अपने रिश्तेदारों को दे दिए थे। पर इनके रिश्तेदार जो हैं उस चीज़ को संभाल नहीं पाए और इसी कारण से वो क्षेत्र जो हैं वो लूज़ हो गए थे, वो वापस दूसरे राजाओं के पास चले गए थे। तो हुमायूं के जो 2 सबसे बड़े दुश्मन थे उस समय पे वो थे बहादुर खान और शेर शाह सूरी। तो बहादुर खान हम लोग याद रखेंगे, बहादुर शाह से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहादुर खान और शेर शाह सूरी। तो जैसे ही जो है बाबर को पता चला था कि जो बहादुर खान थे उन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ मिलकर उन्हें मरवाने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने जो है बहादुर खान पर हमला, उन्होंने अटैक जो है वो कर दिया। और गुजरात के उस टाइम पे ये राजा थे, तो गुजरात जो है उन्होंने इनसे छीन लिया था। उधर जो है शेर शाह सूरी इसी मौके की तलाश में थे कि हुमायूं जो हैं
वो छोड़े, आगरा जो है उनका जो कैपिटल था उस टाइम पे वो छोड़े, और शेर शाह सूरी जो है वो उस आगरा पर वो है जो अटैक कर दें। तो जब ये गुजरात जीतने के लिए इनकी जो लड़ाई चल रही थी, जब ये गए वहाँ पर, तो शेर शाह सूरी ने जो है वो आगरा की तरफ हमला करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही हुमायूं को ये चीज़ पता चली, तो वो अपना जो है अपना जो गुजरात की जो लड़ाई उनकी चल रही थी बहादुर खान से, तो वो छोड़कर वो तुरंत एकदम आगरा की तरफ निकले कि हमारा जो कैपिटल है वो सबसे पहले जो है सेफ रहना चाहिए। तो हुमायूं और जो शेरशाह सूरी थे उनका सामना वो चौसा गांव एक पड़ता है, चौसा गांव में उनका सामना हुआ। तो ये बात है जून 1539 के करीब की। और चौसा जो जहाँ पर ये लोग मिले थे हुमायूं और शेरशाह सूरी, तो वहाँ पर हुई थी बैटल ऑफ चौसा, ईयर जो है वो 1539 में। तो वहाँ पर ये दोनों जो है 3 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे, इन्होंने बिल्कुल अटैक नहीं किया एक दूसरे पर, ये बिल्कुल सही मौके की तलाश में थे कि जब मौका मिलेगा तब ये एकदम उसी समय पर अटैक करेंगे। तो हुआ ये कि जब शेर शाह सूरी, जो कि वो भी काफ़ी वीर योद्धा थे, इन्होंने, अगर आपको पता हो तो इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो भी इन्होंने ही बनाई थी। तो उन्होंने हुमायूं की सेना, उन्होंने, और बहुत ही वो चालाक भी थे, उन्होंने क्या करा कि हुमायूं की जो सेना के जो इसेंशियल सप्लाईज थे, जैसे उनका पानी, उनका खाना, ये चीज़ जो थी वो उनकी पूरी एकदम उन्होंने बंद कर दी थी। तो इसी कारण से हुमायूं की जो सेना थी वो एकदम कमज़ोर पड़ने लगी थी, खाना नहीं होगा तो सेना एकदम कमज़ोर पड़ जाएगी, और हिम्मत भी जो है वो हारने लगी थी। तो एक रात ये हुआ कि जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने मौका पाकर वो हुमायूं के जो कैंप उनका होता था वहाँ पर उसके अंदर घुस गए और उन्होंने हुमायूं पर हमला कर दिया। तो ये इसी के कारण हुमायूं जो थे वो डर कर वो ऐसे भागे कि गंगा नदी में वो कूद गए, और शेर शाह सूरी जो है वो उन्होंने बैटल ऑफ चौसा तो जो है वो जीत लिया था। तो हुमायूं जो है गंगा के रास्ते से वो बिल्कुल एकदम तुरंत ही वो आगरा तक पहुँचे, ताकि ये है कि आगरा की तरफ वो निकले, वहाँ तक पहुँच रहे थे कि ताकि वो हमारे अपने जो कैपिटल है उसको तो वो एकदम प्रोटेक्ट कर सकें। तो क्योंकि जो शेर शाह सूरी का जो मेन मोटिव था वो बैटल ऑफ चौसा तो था नहीं, उनका जो मेन मोटिव था वो था आगरा जीतना, तो इसीलिए चौसा में जीतने के बाद वो अपना आगरा की तरफ चलने लगे। तो उसके बाद जो है, अब यहाँ से हुमायूं जो है वो बच तो गए ही थे, तो वो फिर से उन्हें रोकने की कोशिश में हुमायूं और जो शेरशाह सूरी थे वे मिले कन्नौज में। तो वहाँ पर हुई बैटल ऑफ कन्नौज। तो जून 1539 के बाद मई 1540 में जो है वो हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज। हुमायूं यहाँ पर हार गए और शेरशाह सूरी जो है वो फिर जीत गए थे पिछली बार की तरह ही। इसी जीत के बाद जो है शेर शाह सूरी ने अपने आप को जो है सुल्तान इन्होंने घोषित कर दिया था। और हुमायूं जो थे अब तो वो पूरी तरह हार चुके थे, आगरा पर भी कब्जा हो चुका था, हर जगह इनका जो है लूज हो गए। तो ये पर्शिया इन्हें भागना पड़ा था, ये वहाँ पर जो है भारत छोड़कर ये भाग गए। और कुछ 15 ईयर्स तक इसके बाद मुगलों का जो राज था वह भारत पर नहीं रहा। 1540 में जो है हुमायूं यहाँ से चले गए थे। और अगर हम बात करेंगे इनके आगे की जनरेशन्स की, तो 1542 में, मतलब भारत से चले जाने के 2 साल बाद, अमरकोट में, जो कि अभी करंट पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो है अकबर का जन्म हुआ। इधर 1545 तक जो है, मतलब उसके 3 साल बाद करीबन, शेर शाह सूरी की भी जो है मौत हो गई। और जो सूर डायनेस्टी के आगे के जो राजा थे, सिकंदर शाह सूरी और आदिल शाह सूरी, तो ये जो है इन्होंने अपना है तख्त जो है वो संभाला। और उधर अकबर की भी जो है वो अकबर जो है पैदा हो चुके थे, काफ़ी छोटे थे अभी वो, 1542 में वो पैदा हुए थे। तो सिकंदर सूरी जो है के समय पर, जो सिकंदर शाह सूरी जो थे उनके समय पर हुमायूं ने लाहौर पर जो है उन्होंने कब्ज़ा करा, और वो फिर उस रास्ते से दिल्ली आए, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला कि भाई अब शेर शाह सूरी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और उनके आगे की जनरेशन आई हैं, तो उन्होंने फिर से एक बारी इंडिया पर अटैक करने की कोशिश करी। और इस समय पर जो है सूर डायनेस्टी जो थी वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, क्योंकि शेर शाह सूरी जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे, इनकी जो आगे वाली जनरेशन्स थी वो कंपेरेटिवली कम उतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो इसीलिए सूर डायनेस्टी जो है कमज़ोर थी, और हुमायूं ने इतने दिन जो है रुक कर अपनी सेना को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो 1555 में जो है हुमायूं फिर आए इंडिया, और उन्होंने दिल्ली और आगरा पर फिर से मुग़लों का जो है
परचम उन्होंने लहराया, मुगलों का जो है राज वहाँ पर फिर से हो गया, मुगल डायनेस्टी इंडिया आ गई। तो ये 15 साल का गैप हो गया था जब मुगल्स नहीं थे इंडिया में, जब सूर डायनेस्टी थी, पर उसके बाद जो है फिर से मुगल डायनेस्टी आ गई। तो इस समय अगर हम बात करते हैं तो अपने पिता बाबर की तरह ही हुमायूं जो थे वो इस समय जो है 47 ईयर्स के हो चुके थे, और उनके बेटे जो थे अकबर वो करीबन 12 साल के थे जब वो वापस इंडिया आए थे। तो जैसे बाबर जो थे उन्होंने भी 4 ही साल यहाँ पर राज किया था इंडिया पर, वैसे ही जो है हुमायूं का भी केस हुआ। वो भी जब 1555 में दिल्ली सल्तनत आए और आगरा पर उन्होंने जो जीत हासिल करी थी, पर 1556 में, जो जनवरी 1556 की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें 47 ईयर्स की एज में, 47 ईयर्स की उम्र में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई थी। अब कुछ जो है हिस्टोरियंस ये कहते थे कि जो मुगल एम्पायर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर और हुमायूं से शुरू करते हुए, उन्हें ओपियम या अफीम का जो है काफ़ी चस्का रहता था। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि वो जो गिरे थे सीढ़ियों से वो अपने अफीम के नशे में ही गिरे थे, पर कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि वो पढ़ने के काफ़ी शौकीन थे और वो किताब पढ़ते पढ़ते जो है गिर गए थे। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने जो भी उनका रीज़न रहा हो, बट उन्होंने इंडिया पर, उन्होंने भारत पर केवल 4 साल ही वो शासन जो है वो कर पाए। जिस सूर डायनेस्टी को हुमायूं ने दिल्ली से और आगरा से हटा दिया था, उन्हें जो है हुमायूं के मौत के बारे में जैसे ही उन्हें पता चला, वे तुरंत वापस से एकदम फॉर्म में आ गए और उन्होंने दिल्ली और आगरा पर वापस अचानक से हमला करने की कोशिश करी। तो तब जो थे अकबर काफ़ी कम उम्र के थे, तब 14 साल के थे, अकबर काफ़ी छोटे थे। तो जैसे ही हुमायूं की मौत हो गई थी, तो वैसे ही बैरम खां जो थे, जो कि हुमायूं के जो मिलिट्री कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अकबर का जो है राज्याभिषेक करा दिया था, अकबर को उन्होंने राजा बना दिया था। तो फरवरी 1556 अगर हम डेट बताएं, तो तभी जो है मुगल डायनेस्टी के जो अगले राजा थे वो अकबर बन चुके थे। तो ये यहाँ पर बैरम खान का काफ़ी अच्छा जो है रोल है मुग़ल डायनेस्टी में इन्होंने, क्योंकि अकबर जो थे बहुत ही कम उम्र के थे जब वो राजा बने थे, तो उनका पूरा जितना भी पीछे से उन्हें बैकिंग करी थी वो पूरी बैरम खान ने करी थी। उनकी स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, उनके डिसीजंस लेने में उन्हें हमेशा बैरम खान ने जो है वो बहुत हेल्प करी थी। तो जैसे इधर इनके बैरम खां थे, हुमायूं के चीफ थे, मिलिट्री कमांडर थे, वैसे ही हेमू जो कि आदिल शाह के चीफ मिनिस्टर थे जो, और जनरल थे उनके, तो वो भी काफ़ी उन्होंने इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करा है सूर डायनेस्टी के लिए। तो जिस समय हुमायूं का निधन हुआ था, हेमू जो थे वो बंगाल में थे। ये सुनते ही वो तुरंत बंगाल से दिल्ली की ओर निकल गए और उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया। तो उन्होंने जो है अक्टूबर 1556 को बैटल ऑफ तुगलकाबाद लड़ी और दिल्ली को तो उन्होंने जीत लिया। तो बैटल ऑफ तुगलकाबाद के ज़रिए उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। दिल्ली हाथ से चली गई थी। तो ये खबर जैसे ही, क्योंकि ये लोग तब आगरा में थे, तो जैसे ही ये खबर जो है अकबर और बैरम खां पर पहुंची, वे तुरंत ही आगरा से दिल्ली की ओर जो है रवाना हुए, क्योंकि आगरा में थे उस टाइम, तो दिल्ली की ओर रवाना हुए। और नवंबर 1556 को आगरा और तो नवंबर 1556 को जो है अकबर और हेमू, जो कि आदिल शाह के जो चीफ मिनिस्टर थे, आपको बताया अभी, और जो है बैरम खान, तो बैरम खान जो है वो अकबर की साइड से थे और हेमू जो है वो उनके अलग से, उनके अपोजिट साइड में थे। तो उनके बीच में जो है ये बैटल ऑफ पानीपत जहाँ पर हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत में, वहाँ पर फिर से ये लोग मिले और बैटल ऑफ पानीपत 2 जो है वो इसी पोजीशन पे, यहीं पर उसी युद्ध के मैदान में हुई। बहुत ही खतरनाक जो है युद्ध हुआ। हेमू की हार हो गई और अकबर और बैरम खां की जीत हुई इसमें। तो जब बैरम खां ने छोटे से अकबर से कहा, तो ये एक ऐसा एक इंसिडेंट है जो कि आपको जोधा अकबर जो मूवी है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, कि जब बैरम खां ने छोटे से अकबर से कहा कि हेमू का जो है सिर आप धड़ से अलग कर दीजिए,
ताकि सबको एक सबक मिले कि अगर वो जो है एम्परर से, अगर वो राजा के अगेंस्ट अगर जाते हैं या उन पर आक्रमण करते हैं तो उनका क्या हाल होगा। तो ये चीज़ के लिए अकबर ने मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो हारा हुआ आदमी है उसका क्या हम लोग सिर कलम करें। पर बैरम खां जो थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसी के बाद जो बैरम खां ने है हेमू का जो सिर कलम कर दिया था। तो देख सकते हैं आप ये सीन जो है बिल्कुल मूवी में। तो इसी तरीके से ये हम लोग बैटल ऑफ पानीपत 2 का ये अकाउंट है। तो बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ पानीपत 2 की लड़ाई के बाद अकबर ने लाहौर, अजमेर, ग्वालियर और काफ़ी सारे जो राज्य थे उन्होंने अपने रूल के अंदर जो है उन्होंने ले लिए थे। तो अकबर का शासनकाल जो अगर हम बात करते हैं तो इनका शासनकाल बहुत ही लंबा रहा था। इन्होंने करीब 49 ईयर्स तक इंडिया पर राज किया था, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ये राजा भी बन गए थे। और इस समय मुग़ल डायनेस्टी जो थी उनका एक्सपांशन भी काफ़ी हुआ। इन्होंने अपनी काफ़ी टेरिटरीज़ जो है वो बढ़ाई। तो अकबर का साम्राज्य जो है वो अफ़गानिस्तान, अगर हम उत्तर में बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान से पश्चिम में जो है सिंध, या अगर हम पूर्व में बंगाल की बात करते हैं, और दक्षिण में जो गोदावरी नदी थी वहाँ तक इनका फैला हुआ था। तो काफ़ी इन्होंने ज़्यादा अपना एम्पायर जो है वो एक्सपैंड कर लिया था। तो अगर अब हम लोग अकबर के बारे में बात करेंगे तो किस तरीके से जो है उनका नेचर था, किस तरह से वो रूल करते थे, तो बहुत ही वो चालाक एक जनरल थे। उन्होंने जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग होते थे उनका विश्वास जीतने के लिए, उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे जो है स्टेप्स लिए। इन्होंने जो है इस्लाम का त्याग इन्होंने नहीं किया, पर ये जो दूसरे धर्म होते थे जैसे हिंदू हो गया, पारसी, ईसाई, सभी के साथ ये हमेशा धार्मिक चर्चाओं में ये बिज़ी रहते थे, उनको बुलाते थे और उनसे हमेशा डिस्कशन करते थे। और इन्होंने काफ़ी सारे जो नॉन मुस्लिम्स लोगों के ऊपर जो टैक्सेशन होते थे उनको इन्होंने हटाया था। तो ये इन्होंने कुछ जो चीज़ें करी थी, इसके कारण जो नॉन मुस्लिम्स थे वो पॉपुलेशन भी, वो जो सिटीजन्स थे वो भी इनसे काफ़ी खुश थे। और काफ़ी इसीलिए उस टाइम पे काफ़ी प्रॉस्परस जो एक डायनेस्टी का जो फेज़ था वो चल रहा था। अकबर जो थे खुद उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो कोर्ट था उसके अंदर 9 रत्न जो हम लोग कहते हैं, अकबर के 9 रत्न, वो उनके अंदर शामिल थे उनके कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर विद्वान कवि, चित्रकार और संगीतकार और बहुत सारे ऐसे जो है इंटेलिजेंट, हम लोग कहेंगे अपनी अपनी फील्ड में कुशल लोग जो हैं वो उस कोर्ट में इनके बैठते थे और बहुत अच्छे डिस्कशंस होते थे। तो इस तरीके से मुग़ल डायनेस्टी में जो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो एक बहुत ही, उसी के साथ अकबर का जो मिलिट्री सिस्टम था वो बहुत ही मजबूत था। उन्होंने लड़ाई में जो है उन्होंने कई तोपों का, मैचलॉक बंदूकों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। एक हम अलग से मैचलॉक बंदूकों पर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुग़ल डायनेस्टी का, जो इनके वेपन्स यूज़ होते थे मुग़ल डायनेस्टी में। तो मनसबदार जो है, इसके अलावा वेपन्स के अलावा इन लोगों का एक प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग इसे स्ट्रैटेजी कहेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी थी मनसबदार, जिसके थ्रू क्या था कि जितने भी लोग वहाँ पर काम करते थे इनके लिए, अकबर के लिए, इनकी मिलिट्री में या इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग काम करते थे उनको एक पर्टिकुलर रैंक दिया जाता था और उसी हिसाब से उनकी जो है तनख्वाह दी जाती थी। तो इसके कारण बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो गया था ये सिस्टम। साथ ही में अकबर को आर्किटेक्चर जो है वो भी बहुत पसंद था। उन्होंने काफ़ी सारे जो है अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। और मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉन्यूमेंट्स तो फिर भी ठीक है, पर इन्होंने अपना एक अलग शहर ही बनवा दिया था जिसे हम लोग फतेहपुर सीकरी कहते हैं। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण जो है 1569 में शुरू हुआ था, अकबर के अंडर ही शुरू हुआ था। तो चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतने के बाद उन्होंने जो है अपना कैपिटल इसे बना दिया था फतेहपुर सीकरी को। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिफिशियल लेक्स थे इन्होंने, क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो था वो काफ़ी हाइट पर था, तो वहाँ पर पानी पहुँचने का वहाँ पर एक पुली सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ था। तो उस समय पर इन्होंने एक पुली सिस्टम डेवलप करा था। तो बहुत ही वहाँ पे अलग ही आर्किटेक्चर के, टेक्नोलॉजी जो थी, मॉडर्न आर्किटेक्चर के वहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बट जल्द ही पानी के जो समस्या के कारण है फतेहपुर सीकरी जो है अबंडेंट हो गया था, वहाँ पे लोगों ने जो है छोड़ दिया था वहाँ से फतेहपुर सीकरी जगह से। तो अकबर, अगर हम आगे चलते हैं तो इनकी थोड़ी अगर मैरिड लाइफ का बात करते हैं तो अकबर जो है 1542 में
जो इनका है बर्थ हुआ था, और पहले हम लोग बता चुके हैं। और इनकी जो पहली शादी थी वो रकिया सुल्तान बेगम से 1551 में हुई थी। तो ये दोनों जब थे तो इनकी उम्र जो है वो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि 1542 में जो है इनका बर्थ हुआ था, और 1542 में बर्थ हुआ और 1551 में शादी हुई थी। तो काफ़ी यंग एज में इन दोनों की जो है शादी हुई थी। तो रकिया सुल्तान बेगम जो थी वो सबसे लंबे समय तक, करीबन 50 साल तक वह मुग़ल एम्प्रेस रही, महारानी रही। तो ये सबसे लंबे काल तक इन्होंने, क्योंकि अकबर जो थे वो भी काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो उनकी वाइफ जो थी वो भी काफ़ी लंबे समय तक जो है एम्प्रेस रही। अकबर ने काफ़ी शादियां करी थी, पर जो है 1569 तक इनकी कोई संतान नहीं थी। तो मुगल डायनेस्टी में अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉलीगैमी का जो है काफ़ी फैशन था, मल्टीपल मैरिजेस का काफ़ी फैशन था, पूरे मुगल एम्पायर में ही वो था। पर जैसे कि हमने आपको बताया कि 1569 तक इनकी जो है कोई संतान नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो है प्रिंस सलीम का जो है जन्म हुआ 1569 में, जो कि प्रिंस सलीम जो है वही आगे जाकर जो है जहांगीर बने। तो मुग़ल एम्पायर में, या हम लोग राजवंश में, मुग़ल राजवंश में अगर कहते हैं तो ये चीज़ का एक बड़ा ट्रेंड होता था कि बचपन में इन लोगों के नाम अलग होते थे। तो जब ये प्रिंस थे तब इनके नाम अलग थे, पर जिस नाम से ये फेमस हुए हैं वो जो है इनके नाम अलग होते थे। तो ये एक मुग़ल एम्पायर का ये ट्रेंड है जो भी फॉलो किया जाता था। तो उनकी जो हम लोग अगर बात करते हैं प्रिंस सलीम, या कि जो बड़े होकर जहांगीर बने, तो उनकी माता का नाम था जोधाबाई मरियम उज़ ज़मीनी। तो ये उनका दूसरा नाम था, सेकंड नेम मरियम उज़ ज़मीनी। तो जब अकबर जो थे वो राजा बने, वे काफ़ी कम उम्र के थे। अकबर की डेथ जब हुई तो उनके जो अगले सक्सेसर थे जहांगीर, वो उस समय तक काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो 36 ईयर्स की एज थी उनकी 1605 में, जब अकबर जो थे, जब उनकी जो डेथ हुई तो जहांगीर जब राजा बने तो 36 ईयर्स की जो उनकी एज थी, तो उस एज में वो जो है राजा बने। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि अकबर और जहांगीर जो थे, इनके जो रिलेशंस थे, जो फादर और एक सन के रिलेशंस थे, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो जहांगीर जो थे वो हमेशा अफीम और नशे में, मतलब थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन थे, वो नशे में डूबे हुए रहते थे। तो और ये जो बात थी ये पिता अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने 1600 में ज़बरदस्ती अपने पिता से राजगद्दी छीनने की कोशिश करी थी। और हम आपको ये बताते हैं कि 1590 के करीब जो है, 1590 के करीब अकबर ने अपने बेटे पर उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगाया था, शक भी किया था उनके ऊपर। तो अकबर की मौत के बाद तुरंत ही जो है जहांगीर राजगद्दी पर बैठ गए, क्योंकि वो ये चाहते थे, उन्हें राजगद्दी चाहिए थी। पर अकबर के जो पोते थे राजकुमार खुसरू मिर्ज़ा ने ये उसका विरोध करना चाहा, क्योंकि अकबर भी जो है वो अपने पोते से ज़्यादा उनका लगाव था एज़ कम्पेयर टू जहांगीर। राजकुमार खुसरू मिर्ज़ा तो ये जो हार गए थे इस विरोध में। तो हारने के बाद उन्होंने अपने ही पुत्र को, अपने जो दूसरे बेटे थे, जो स्टेप बेटे थे उनके, खुराम, जो कि बाद में हम जानेंगे कि खुराम कौन है, तो उनके हाथों उनको दे दिया था, ताकि उन्होंने इनको अंधा कर दिया और मरवा दिया था। तो ये मतलब थोड़ा सा एक क्रुएलिटी वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया था। अकबर जो थे अपने पोतों को, जो 3 उनके पोतों का यहाँ पे मेंशन है, उनको बहुत ही वो प्यार करते थे, उन्हें बहुत मानते थे, जहांगीर से ज़्यादा मानते थे।